बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखबा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ। सो जनाब, लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। हम कल से देखें सो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कल रात भी बारिश होती रही और आज भी बहुत तेज़ बारिश है, जिसकी वजह से लाहौर में जो ट्रैफिक की रवानी है वो हमेशा की तरह शदीद मुतासर हो चुकी है और जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय होने लग गया है। लेकिन ये प्री मानसून है, इसका जो स्पेल है ईद की भी अच्छी गुजरेगी, खुशगवार गुजरेगी और 30 जून तक बारिशों का ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इसी के साथ व्यूअर्स आगे बढ़ें और मैं ज़रा एक अच्छी बात के साथ आगाज़ करना चाह रही थी, बट आई थॉट के पहले मौसम का जिक्र कर लें कि ज़िंदगी में कभी भी अपनी जो रूट्स हैं उनको कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। बिकॉज़ हम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली लाइफ है, इसमें हमने स्ट्रगल्स करनी होती हैं और स्ट्रगल करने के बाद हम किसी ना किसी मकाम पर पहुंचते हैं, खुद को कामयाब बनाते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उनको कोई ना कोई मकाम, कोई ना कोई ओहदा, कोई ना कोई अचीवमेंट मिल जाती है, तो वो अपनी रूट्स को, बैकग्राउंड को भूल जाते हैं और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम का बाइस बन रहे होते हैं और किसी के लिए आसानियाँ पैदा करने के रवादारी नहीं होते। सो एक तो ये कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई ओहदा दे, कोई मर्तबा और कोई मकाम दे तो दूसरों के लिए आसानी ज़रूर पैदा करें और ये कभी मत भूलें कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ किस तरह से किया था। अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को, अपने बैकग्राउंड को कभी नहीं भूलना चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और जनाब, मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला आज से स्टार्ट हो चुका है और जो आज़मीन है नमाज ज़ोहर से पहले मिना की तरफ रवाना होंगे और हज का वकूफ़ आज़म, रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जो है वो कल अदा किया जाएगा। सो हमारी दुआ है कि ये हज, जितने भी लोग पूरी दुनिया से इस वक्त हज की अदायगी के लिए इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है, तमाम खैर आफ़ियत हज की अदायगी करके वापस अपने वतन लौटें और अल्लाह ताला सबका जो हज है इसको कबूल और मंजूर फरमाए। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़। और जनाब, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ईद उल अज़हा की। आमद आमद है, लोग भी जो हैं वो कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। वीकेंड था, बहुत से लोगों ने ख़रीदारी कर भी ली और बच्चों को खुश कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये ट्रेडिशन जो है इसको सबसे ज़्यादा बच्चे इंजॉय करते हैं। लेकिन ईद से पहले जो 2-3 चीज़ें हर साल हम बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं, तो ओवरऑल महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें सो जो सब्जियों की कीमतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ जाता है और स्पेशली जो मसाला बनाने के काम चीज़ें आती हैं, जैसे टमाटर हो गया, इसके साथ साथ आपकी हरी मिर्च हो गई, ये जो धनिया वगैरह होता है, ये तमाम चीज़ें नॉर्मल डे से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। हर साल यही देखने में आता है। लेकिन साथ साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो मुर्गी की कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। वी डोंट नो कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग, बच्चे स्पेशली, जब घरों में कुर्बानी हो रही होती है तो वो कहते हैं आज तो हम लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं खाएंगे, ये अगले 2-3 दिन बाद में खा लेंगे, लेकिन इस दौरान हमने चिकन ही खाना है। क्योंकि हम, और मैं खुद भी ऐसी हूँ कि बंदा सारा दिन कुर्बानी देख देख के ना वो थक जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि मुर्गी की कीमतों में इस कदर इजाफा जो हो जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे और इस दफ़ा भी अगर हम देखें तो मुर्गी का जो गोश्त है वो 660 रुपये किलो हो चुका है और काफ़ी अरसे से ये इजाफा है, लेकिन ईद से पहले हर दफ़ा ये इजाफा देखने में आता है। तो राइट नाउ हम इसी पर बात करेंगे। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन रज़ा खुर्सन साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो रज़ा साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, हम ओवरऑल मुर्गी की कीमतों में हमने इजाफा देखा पिछले 3-4 महीने से, लेकिन हर साल स्पेसिफिकली बकरा ईद से पहले ये जो हम इजाफा देखते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, डिमांड में ज़्यादा इजाफा हो जाता है, या जो पोल्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। आपने 2 बातें की हैं। एक जो ईद के दिनों में इज़ाफ़ा है और एक गुज़िश्ता 3-4 माह से। बुनियादी तौर पर मुर्गी की जो कीमतों में इज़ाफ़ा है, ये अक्टूबर-नवंबर 2022 के बाद से बतदरीज होना शुरू हुआ। उससे पहले मुर्गी का गोश्त था वो 450 से लेके ₹500 किलो की रेंज में बड़ा अरसे से चल रहा था। हुआ ये कि उस वक़्त हुकूमत ने सोयाबीन की इम्पोर्ट के ऊपर बैन कर दिया। सोयाबीन हमारी पोल्ट्री फीड का मेन इंग्रीडिएंट है।
उसके दो फायदे थे सोयाबीन मील की जो फीड में इंक्लूजन के। एक तो उससे फीड की कास्ट कम होती थी। नेचुरली फीड कास्ट में कमी का मतलब है कि मुर्गी की जो कास्ट है उसमें कमी। और दूसरा उससे जो क्वालिटी ऑफ चिकन था वो बहुत बेहतर था उससे। जब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई और हमें डिफरेंट या अल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाना पड़ा तो उससे कीमतें भी बढ़ी और उससे मुर्गी की क्वालिटी में भी कमी आई। तो ये एक मुसलसल अक्टूबर से ऑनवर्ड ये इंक्रीज वाला सिलसिला है जो 450-500 से बढ़ता हुआ 600 650 पे आ गया है। अब ईद की अगर आप बात करते हैं तो ईद के दिनों में ये हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 4-5 साल से जैसे जैसे हर साल कुर्बानी के जानवर महंगे होने शुरू हो गए हैं। हमारी जो पोल्ट्री कंजम्पशन है ये बढ़ रही है, बेहतर हो रही है। और जैसे नेचुरली बात है जब इसकी कंजम्पशन बढ़ती है और जैसे आजकल हालात हैं कि गुज़िश्ता 8 माह से हमें सोयाबीन मील अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से फिर इसकी कीमतों में वक्ती तौर पे इजाफा होता है। अभी एक थोड़ा सा इंक्रीज है पोल्ट्री मीट में, कोई 30 40 50 60 रुपए का। तो आई थिंक ईद के फौरन रजा साहब, बाद आपके कहने जितनी का थोड़ी सी मकसद ये है कि इंक्रीज कल हमने कम जो हो जाए। पिछले 3-4 महीनों से मुर्गे की कीमतों में इजाफा देखा, इसकी बहुत बड़ी वजह मुर्गियों को देने वाली फीड है। जी जी, एक ही मेन वजह यही है, बड़ी वजह नहीं है। मेन रीजन जो है वो सोयाबीन मील का इसकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी है जो लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने हुकूमत ने 20 देखें, अक्टूबर कल जब असेंबली में कुछ चीज़ें, ऑब्वियसली जब आईएमएफ के साथ हमने बजट को थोड़ा सा लिंक किया और ऑब्वियसली उनके मुताबिक हमने बजट को थोड़ा आप ये कह लें कि दोबारा से उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। सो ये कहा गया है वज़ीर ख़जाना की जानिब से कि अब इंपोर्ट्स जो हैं वो खोल दी जाएंगी और सब लोग जो हैं वो इंपोर्ट्स कर सकते हैं। सो जब हम इन इंपोर्ट्स की बात करते हैं सो ऑब्वियसली फीड भी आपको इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। सो उस इस इनिशिएटिव के बाद और जब ये चीज़ें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होंगी तो आपको लगता है कि मुर्गी की कीमतों में जो इजाफा है, अब कीमतों में हम कमी देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होती है ना, ये सोयाबीन मील है। ये इसके ऊपर पाबंदी लगी थी कि ये हम जो पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं ये जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मील है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप नॉन जीएमओ इंपोर्ट करें, जो कि पूरी वर्ल्ड की में जो प्रोडक्शन हो रही है सोयाबीन मील की 94% जीएमओ है, 6% नॉन जीएमओ है। और 6% का 99% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में है और इंडिया उसको खुद कंज्यूम कर रहा है। इसलिए नॉन जीएमओ सोयाबीन जो है वो मिलने का बिल्कुल इम्कान नहीं है। और अगर गवर्नमेंट वही बात रखती है कि हमने जीएमओ इंपोर्ट नहीं होने देनी, हालांकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बेशुमार से एक दो चार चीजें नहीं है, सैकड़ों आइटम्स हैं जो जीएमओ है पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है। लेकिन उस वक्त हुकूमत ने इसके ऊपर एक बेजा स्टैंड लेके इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और ये इस वजह से हमारी इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम है 35 से 40% रिड्यूस हो गया। हम रजा साहब, आज ये से थोड़ा नौ सा माह मैं पहले जो पॉइंट आपसे प्रोड्यूस कर क्लियर रहे थे। करना चाह रही हूँ। एक आप कह रहे हैं जीएमओ और दूसरा है नॉन जीएमओ। हुकूमत ये डिमांड कर रही है कि जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड फीड है वो आप लोग इंपोर्ट करें। मुझे आप क्या फ़र्क बता सकते जी हैं, जी। यानी हुकूमत को इसमें क्या फ़ायदा है कि अगर जो पोल्ट्री एसोसिएशन वाले लोग हैं सारे, वो नॉन जीएमओ अगर इंपोर्ट करते हैं और जीएमओ अगर नहीं करते, जिसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फीड कह रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है और हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा है और आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा है? लेकिन फर्क ये है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, इससे आप की क्वालिटी बेहतर होती है, आपकी प्रोडक्शंस बेहतर होती हैं। और 94% जो प्रोडक्शन है सोयाबीन मील की दुनिया में वो जीएमओ है। इसलिए कि जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ती है आप रिसर्च करते हैं, बेसिकली ये रिसेंट रिसर्च प्रोडक्ट है सादा लफ्जों में जो जीएमओ है। नॉन जीएमओ मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ 6% है टोटल प्रोडक्शन का, और वो इंडिया में मोस्टली प्रोड्यूस हो रही है 90%। और इंडिया कंज्यूम कर खुद ही कर रहा है और इंडिया उसको एक्सपोर्ट नहीं करता। यानी कि नॉन जीएमओ जिसकी गवर्नमेंट इजाजत दे रही है वो हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए दुनिया में अवेलेबल नहीं है, तो हम कहाँ से उससे इंपोर्ट करें। तो जीएमओ तो ऐसे ही है कि जैसे पहले एक देसी गंदम थी,
फिर उसमें जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट हुई, उसके के ऊपर रिसर्च हुई, उसका जो मॉडर्न सीड था वो आया। अब गंदम है, मकई है, उनके जो सीड अवेलेबल है वो भी सारे जीएमओज हैं। तो ये एक बेजा स्टैंड गवर्नमेंट ने लिया उस वक्त के जो वजीर खुराक थे, अभी भी वही है, फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर, फूड सिक्योरिटी फेडरल पे। तो उन्होंने एक स्टैंड लिया और वो स्टैंड के ऊपर आज भी खड़े हैं कि नहीं जी, हमने जीएमओ अलाउ नहीं करना। सबसे बड़ी जो मुर्गी महंगी होने की जो वजह है यही एक है, अदरवाइज तो चिकन आज भी आपको 400-500 रुपए की रेंज में बड़े आराम से दस्तयाब होना था। लेकिन अगर हम ये देखें कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फीड की बात करें, मैं वही सवाल अपना दोहराना चाहूँगी कि हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा है? एक ये चीज़, दूसरा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक तो ये फीड उस तरह से अवेलेबल नहीं है जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और दूसरा ये कि इससे प्रोडक्शन भी उतनी अच्छी नहीं है, या उससे जो क्वालिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो क्या आप लोगों ने अपने ये कंसर्न्स जो हैं वो हुकूमत तक पहुँचाए हैं, और अगर पहुँचाए हैं तो फिर उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि अल्टीमेटली महंगाई की हम बात कर रहे हैं, इसका जो बोझ है वो तो आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप कीमतें बढ़ाएंगे और फिर आवाम को अपनी जेबों से भरना पड़ेगा वो इजाफा। देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला तो ये है कि हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और 25 करोड़ अवाम की एक जो बुनियादी गजा की जरूरत है उसको चीप एनिमल प्रोटीन हम प्रोड्यूस करते हैं और वो हम जरूरत पूरी कर रहे थे। जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन किया, और या तो उसका अल्टरनेट पहले हम क्रिएट कर लेते, और बगैर अल्टरनेट क्रिएट किए जो चीज इंपोर्ट हो रही है अगर आप उसको बैन कर देंगे, तो वो जो प्रोडक्ट है जिस चीज की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगी उसका प्रोडक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। हमने उस प्रोडक्शन साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया, और ये एक बेजा किस्म की जिद थी मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी की कि उसने इसके ऊपर एक गलत स्टैंड लिया, और उसका खमियाजा 25 करोड़ अवाम ने भुगता। और दूसरा, पोल्ट्री इंडस्ट्री ने इस अंदाज में इसका नुकसान किया हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो 35 से 40% रिड्यूस हो गई है। इस वक्त जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आज से 9 माह पहले जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी निस्बत 40% हम लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, आप महंगाई की करते हैं तो महंगाई की वजह सिर्फ मुर्गी नहीं है। अब बाकी चीजें देखें कि 8-9 माह पहले लाहौर में जो मटन अवेलेबल था वो 1400-1500 रुपये केजी था। आज मटन जो है वो 2200-2300 रुपये केजी है। बीफ 500 रुपये केजी था, बीफ आज 800-900 रुपये किलो अवेलेबल है। आप पल्सेस ले लें, आप वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, कौन सी चीज है जो गुज़िश्ता 2-3 सालों में 2-3 टाइम्स इंक्रीज नहीं हुई? एक इन्फ्लेशन आपके मुल्क में भी है और वर्ल्ड ओवर भी एक कसाद बाजारी है। और दूसरा, यूक्रेन वार की वजह से पूरी दुनिया में जो फूड की है वो किल्लत है, शॉर्टेज है, स्कैसिटी है, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन है, और फूड की प्राइसेस जो है वो बढ़ी है, कहीं कम बढ़ी है, कहीं ज्यादा बढ़ी है। हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ी है, उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, हमारे बहुत सारे माशी मसाइल हैं जो गुज़िश्ता 2-3 साल से बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो ये चीजें सारी एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं। कोई एक इंडस्ट्री अलग से नहीं कर सकती कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो मुसलसल चीप प्रोड्यूस करती रहे। बिल्कुल पोल्ट्री ठीक। अच्छा, इंडस्ट्री ने आपने भी ये मेन यही रीज़न बिजली बता इस्तेमाल दी करनी जो है। हम पिछले 2-3 महीने से जो हमने इजाफा देखा, उसमें जो मेन रीज़न है वो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो ईद से पहले हम जी। इजाफा देखते हैं, हर साल देखते हैं, अभी का तो ये मसला नहीं ना है, अभी तो चले एक फीड एक प्रॉब्लम हो गया, वो एडिशनल एक प्रॉब्लम है और काफ़ी देर से चल रहा है। लेकिन हर साल ईद से पहले मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो जाना, इसकी आपके नज़दीक क्या वजह है? और एक और सवाल ये मेरा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मुर्गी की कीमतों में हम कमी देखेंगे? क्विकली इसका जवाब दे दीजिएगा। जी, मैंने पहले भी आपको इसका बताया कि इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 4-5 साल से चूंकि कुर्बानी बहुत महंगी हो गई है, अब लोग छोटे जानवर के बजाय बड़े जानवर करते हैं और कम तादाद में कुर्बानी होती है। तो चूंकि लोग फिर उसका अल्टरनेट जो है वो मुर्गी से पूरा करते हैं, तो जब मुर्गी की डिमांड इंक्रीज होती है तो नेचुरली बात है इन दिनों में, मैंने पहले भी आपको बताया कि गुज़िश्ता 4-5 साल से ईद से जस्ट पहले थोड़ा सा 10-15% प्राइसेस का इंक्रीज आता है। लेकिन जैसे ही ईद गुजरती है
ये प्राइसेस अपनी आने जगह वाले पे वक्त में क्या वापस मुर्गी चली की जाती कीमतों हैं। में कमी हम देखेंगे? क्विकली जवाब दे दें। मैंने जी मैंने बताया ना कि ईद के जैसे ही ईद गुजरेगी, ईद के बाद ये जो इस वक्त टेम्परेरी इंक्रीज है 25-50 रुपए का, ये वापस हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच रजा खोरसन साहब, साबिक चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन, हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद थे। एक्सपेक्टेड यही है कि ईद के बाद मुर्गी की कीमतों में जो है हम कमी देखेंगे। इसी के साथ व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जिस तरह से मैंने आगाज़ में बात कही थी कि लाहौर का मौसम बहुत ही खुशगवार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि मौसम जब खुशगवार होता है या बारिश होती है, ऑब्वियसली गर्मी का ज़ोर तो टूटता है, लेकिन यही बारिश बहुत से लोगों के लिए रहमत और बहुत से लोगों के लिए ज़हमत भी बन जाती है। सो इस वक्त लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर क्या बारिश को लेकर सिचुएशन है, अभी कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं लाहौर में जहाँ पर बारिश हो रही है, और साथ ही साथ जो आगाज़ में मैंने जैसे बात की कि ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर है। सो कौन कौन से रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक इस वक्त भी स्टक है, इस पर बात करने के लिए और इस पर हमें अपडेट एक्चुअली में देने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदनान अजीज़ हमें ज्वाइन करें। अदनान, थैंक यू सो मच। अदनान, इस वक्त तो बारिश की सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, गुलबर्ग में तो अभी भी बारिश है, लेकिन दीगर कौन कौन से लाहौर के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हो रही है इस वक्त, और सड़कों की क्या सूरत हाल है? थैंक यू सो मच रमा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ना एक दिलचस्प बात देखने में आ रही है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक प्री मानसून का आगाज हुआ है। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि जो पूरा साल जो तैयारियां करते हैं उसमें वासा भी शामिल है, पीडीएम में भी शामिल है, लेस्को भी शामिल है। उसका बकायदा एक मास्टर प्लान तश्कील देते हैं कि मानसून में हमारी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं, डिसिल्टिंग की जाती है, जो फीडर्स हैं उनको अपडेट किया जाता है, जो ग्रिड स्टेशन है उनकी मेंटेनेंस का काम सारा साल जारी रहता है। आपको भी याद होगा सर्दियों में अगर अक्सर आपको सुनने में मिलता होगा कि जी आपको एक मैसेज मसूल होगा रमा कि सुबह आपकी जो लाइट है वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। उसको एक लेस्को की जुबान में शट डाउन कहते हैं। शट डाउन सही। का मकसद ये है कि आपके जो इलाके हैं वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जो ओवरलोड हो चुके हैं उनको ठीक किया जाएगा। उसके अलावा जो आपकी जो बोसीदा तारें हैं आपके इलाके की उनको ठीक किया जाएगा। ये होती है मानसून की तैयारियां। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, जब जो अभी आपने बात की है बारिश को लेकर, तो इस हवाले से वासा भी अपने वासा के 8 टाउन हैं, गुलबर्ग टाउन, शालामार टाउन, अजीज बर्डी वागा टाउन, गंजबख्श टाउन, इकबाल टाउन। यहाँ के जो डायरेक्टर को बकायदा अहकाम जारी करते हैं कि जो ड्रेन्स हैं लाहौर शहर में, ताकि मानसून में लाहौर शहर डूबे ना, उसकी डिसिल्टिंग की जाए। और डिसिल्टिंग की जो रिपोर्ट है वो रोजाना की बुनियाद पर जो एमडी वासा है वो भी लेते हैं। मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि अभी जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून का आगाज होना है। अभी महकमा मौसमियात ने पहले पेशगोई की थी कि अभी बारिशों का आगाज होने जा रहा है, यानी कि प्री मानसून का आगाज हो रहा है। प्री मानसून का आगाज हो चुका है। मास्टर प्लान में ये कहा गया था कि 220 मिलीमीटर अगर बारिश लाहौर शहर में रिकॉर्ड की गई तो लाहौर शहर नहीं डूबेगा, क्योंकि लारंस रोड पे ज़ेरुद्दीन वाटर टैंक बना दिया गया है, शेरावाला गेट पे वाटर टैंक बना दिया गया है। और जो सबसे इनका जो इलाका मुतासर होता है लाहौर शहर का, वो ताजपुरा का इलाका है। वहाँ पे अगर 50 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की जाए तो ताजपुरा का इलाका मुकम्मल डूब जाता है। और सही। तीसरा वाटर टैंक वहाँ पे बनाया जाना था, लेकिन वो बना दिया गया माल रोड पे, क्योंकि माल रोड पे जाहिर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो शाही शाही जिसे हम कहते हैं अफसर शाही है। उसने वहीं से गुजरना होता है, वहीं से तो उन्होंने उनको भी तो खुश करना है। अभी भी आप देख लें, अभी आप सुबह की जितनी भी फुटेज निकाल के देख लें, आपकी जो डिप्टी कमिश्नर साहब है लक्ष्मी चौक, आपके जो कमिश्नर हैं लक्ष्मी चौक, आपके जो एमडी वासा हैं लक्ष्मी चौक, आपके जो लेस्को के चीफ हैं लक्ष्मी चौक। और बंदे खुदा को वहाँ पे तो पहली वाटर टैंक बना हुआ है। जो इलाके डूबे पड़े हैं वहाँ पे जाएं, जो आपने मास्टर प्लान तश्कील दिया उस पर अमल दरामद करें। अभी लाहौर शहर में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो इनकी जो प्री मानसून में जो इनकी नाहली है वो खुल के सामने आ गई है। अभी अच्छा अच्छा अदनान, एक ये बताएं कि जिन वाटर टैंक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बेसिकली ये बनाए किस तरह से जाते हैं, और अभी अगर लाहौर की हम क्योंकि बात करें तो लाहौर में कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी अशद ज़रूरत है, और ये काम करना जिम्मेदारी किसकी बनती है, वासा की? हाँ जी, अब मैं इसकी सबसे पहले बात यह है कि लाहौर शहर में जो मास्टर प्लान तश्कील दिया था ना, लाहौर शहर के 8 मुकामात की निशानदेही की गई थी। क्योंकि लाहौर शहर का जो सिस्टम है ना, जो बारिश का निज़ाम को जो हमारा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको तो इन तब्दील नहीं करना, क्योंकि वो तो जब से पाकिस्तान हमारा जो मार्ज वजूद में है तब से वो इनका जो सिस्टम है तब्दील ही नहीं हुआ। क्योंकि ये सिस्टम बनाया गया था कि 50 मिलीमीटर बारिश के लिए, उसके बाद इसको अपग्रेड ही नहीं किया। अब माशाल्लाह 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो यहाँ पे लाहौर शहर में लोग कश्तियाँ लेकर आ जाते हैं।
तो इसलिए जो लार्नस रोड है, लक्ष्मी चौक है, जो लार्नस रोड है, वहाँ पे एक ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक बनाया गया है। उसका मकसद ये था कि लक्ष्मी चौक के जो इलाके हैं वो उसका जो पानी है वो जमा होगा वाटर टैंक में। वाटर टैंक से जो पीएचए का अमला है फिर वहाँ से वो पानी निकाल के उसको पानी को सक करके जो लाहौर शहर के जो पार्क्स वगैरह बने हैं वो उनको उनके लिए इस्तेमाल होगा। यानी इसका मकसद बनाने का ये था, क्योंकि इनके पास सिस्टम तो ऐसा है नहीं। अब लाहौर लक्ष्मी चौक में जितनी बारिश होती है वहाँ पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है माशाल्लाह वो जाके फोटो सेक्शन करती है और आराम से वो पानी तो जा ही रहा है वाटर टैंक में। जैसी बारिश रुकती है तो वो पीएचए का अमला आता है, पीएचए का अमले की गाड़ियाँ लगती हैं तो वहाँ से पानी सक करके जो है वो पार्क को दिया जाता है। दूसरा इन्होंने जो वाटर टैंक बनाया था शेरावाला गेट, क्योंकि शेरावाला गेट भी लाहौर का कंजेस्टेड एरिया है, साथ ही उनका लारी अड्डा भी है, बदामी बाग का इलाका है, वहाँ पे जो ऑटो मार्केट्स भी हैं, क्योंकि वो ज़रा सड़क से थोड़ा सा उनका लेवल जो है वो कम है, तो वहाँ पे बनाया गया था ताकि वहाँ का जो इलाका है रावी रोड का इलाका वो सारा पानी जमा हो जाए वाटर टैंक में, वहाँ से उठा के पीएचए की मदद से पार्क्स को दे दिया जाए। सॉरी। उसके अलावा फिर ये तीसरा इन्होंने कहा था कि हम कश्मीर रोड पे बनाएंगे, लेकिन मंजूरी हुई थी ताजपुरा की, क्योंकि ताजपुरा जो है वो सबसे कंजेस्टेड एरिया है, वो नहर के साथ साथ जो है वहाँ पे जो आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे इन्होंने वाटर टैंक बनाना था, लेकिन वो बना दिया कश्मीर रोड पे। कश्मीर रोड से बनने के बाद वहाँ पे ताजपुरा तो ना बना। बिल्कुल ठीक हो गया। अदनान अजीज़ से हमारा राब्ता फ़िलहाल मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राइट नाउ जिस तरह से अदनान हमें बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि जो शुमाली लाहौर और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द ताजपुरा एरिया, सो वहाँ पर वाटर टैंक बनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इसको मॉल रोड पर बना दिया गया और जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पर नहीं बनाया गया। और इसी की वजह से अगर वहाँ पर 50 मिलीमीटर बारिश भी हो तो वो इलाका डूब जाता है। और अब तक लाहौर पूरे शहर की अगर हम बात करें तो 170 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है, और ये अभी प्री मॉनसून है और अभी 30 जून तक ये बारिशों का सिस्टम मौजूद रहेगा। और आज भी थ्रू आउट द डे पूरे पंजाब में जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन है। तो ये अपनी मदद आप ही है, शहरी यहाँ पर अपने रहमो करम पर ही होते हैं, लेकिन वी होप के चीज़ें जो हैं वो स्टेबल रहें। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोड शेडिंग देखें तो बहुत से इस वक्त लाहौर के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया वो भी तवील हो चुका है, और इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा तातुल का शिकार है। ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा सुस्त है, स्पेशली जब हम शौकत खानम और फिर अल्लाह चौक की बात करें, और फिर कैनाल पर भी बहुत से पैचेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर बहुत सा मतलब ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर होता है, लेकिन उसके बाद फिर एक पैच ऐसा आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक फिर से स्टक हो गई है। सो ये सिचुएशन जब भी बारिशें होती हैं, और अब तो खैर ज़्यादा बारिश हुई है तो हम लाहौर में देखते हैं। एनी हाउ व्यूज़, ये तो थी वेदर के हवाले से अपडेट और इस वक्त निकासी आपकी क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ लोड शेडिंग की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम बात करें तो इतवार को यानी कि कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने असम्बली में कुछ चीज़ें जो थी ख़िताब के दौरान डिक्लेयर की, जिसमें एक तो मेजर चीज़ ये है कि 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। इससे पहले जब इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया तो उस दौरान ये बात कही जा रही थी कि हम IMF की सारी शराइत नहीं मान सकते, लेकिन अब इसी बजट को जो है वो थोड़ा सा रिवाइज़ किया गया है, बिकॉज़ जो IMF के साथ एक डेडलॉक बरकरार था, कुछ टेक्निकल चीज़ों को, कुछ टेक्निकल वजूहात थी या जो डेडलॉक था उसको दूर करने के लिए हमने देखा कि ये मुआहिदा इसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 30 जून तक जो हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम है इसने चलना है, 30 जून के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। सो कोशिश ये की जा रही है कि जो 9th रिव्यू है इसको बहाल करवाया जाए, जिसके लिए सबसे पहले हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने MD IMF से पेरिस में मुलाकात की, और उसके बाद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस आई और चीज़ों को थोड़ा सा जो है IMF के मुताबिक ढाला गया। अब ये जो 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस, जिसका अल्टीमेटली बोझ आप पर और मुझ पर पड़ना है, एक आम आदमी पर पड़ना है, ये ऑलरेडी जब बजट आया था और उसमें 9,200 अरब के जो टैक्सेस थे वो कहे जा रहे थे कि ये बड़ा एक अनरियलिस्टिक सा एक आपका टारगेट है और ये टैक्स वसूलियों का हदफ ये कभी भी इतना नहीं हो सकता। लेकिन अब इसमें 215 अरब का इजाफा, यानी कि अब जो टोटल टैक्स वसूलियाँ हैं वो 9,415 अरब कर दी गई हैं। तो ये अल्टीमेटली बोझ कौन बर्दाश्त करेगा? हुकूमत इसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाएगी? एक ये चीज़, और दूसरा ये
कि जस्ट रिव्यू के लिए, 9th रिव्यू के लिए अब कोशिशें की जा रही हैं। सो क्या हम इस पोजीशन में हैं या IMF मतलब ये चीज़ें जो हैं ये 30 जून से पहले तक जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी या 9th रिव्यू बहाल हो जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब साहब हमें ज्वाइन करें। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशरफ साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो 915 अरब रुपए के नए टैक्सेस और अब कुल मिला के जो रकम है वो हदफ जो है वो 9,415 अरब रुपए का हो गया है, ये अल्टीमेटली हुकूमत इसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो बनाएगी? क्या रोड मैप होगा इसका? रोड मैप यही है जी, जो आपको पता है कल उन्होंने बजट पास किया, उसमें मजीद टैक्सी लगा दिए गए हैं। पहले ये कहा जा सकता है, कह रहे थे साहब कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं IMF की और अब हम मजीद मुश्किल फैसले नहीं करेंगे। लेकिन जो शराइत थी फिर वो दोबारा से इसमें ऐड की गई, जैसे आपने बताया कि वो टैक्सी लगा दिए गए हैं 215 अरब के, और अब ये जो हदफ है ये 9,400 से ऊपर चला गया है। तो पहले जो पिछले रवा साल, इस साल का जो हदफ था वो तकरीबन 7,640 अरब था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और अब चूंकि पहले ही जो हमारी सनती पैदावार है, जो सनतें हैं वो माइनस में जा चुकी है, इसके अलावा सर्विस सेक्टर भी माइनस में है और भी बहुत से सेक्टर जो है वो मनफी में जा चुके हैं। तो इस साल कौन सा ऐसा चमत्कार होगा या जादूगरी होगी कि वो जो सनतें हैं फौरन एक ही साल के अंदर जो माइनस में है वो प्लस में चली जाएंगी। खाम माल आ नहीं रहा, डॉलर हमारे पास नहीं है, सनतों का जो खाम माल नहीं आएगा तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? तो ये सारी सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद गंभीर हो जाएगी, क्योंकि अब ये इन्होंने जो टैक्स लगाया इसका लाभ हालात से पड़ेगा, आम आदमी पे पड़ेगा। जो उम्र है उनका भी सुपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो पहले था और कहा गया था कि एक ही दफा लगाया जाएगा, लेकिन अब चूंकि गुजारा नहीं है सुपर टैक्स, वो उसकी शरह भी बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा जो स्लैब सिस्टम था तनख्वाह का, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। खासतौर पर जो 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेते थे, अब उनके ऊपर उसके स्लैब सिस्टम में 2.5% इजाफा कर दिया गया है। यानी 1 लाख से 2 लाख तनख्वाह लेने वाला जो बंदा है, अब उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। यानी 20,000 अगर 2 लाख है अगर 1 लाख है तो 10,000। इसी तरह से ऊपर वाली स्लैब है उनके ऊपर भी इजाफा किया गया। और ये लाभ हाला जो है, ये अगर कोई 30-35 लाख रुपए लेता है सालाना जो उसकी सैलरी है, तो उसके ऊपर बहुत टैक्स लगा दिया गया है। तो ये सारा कुछ जो है इसका असर फिर यकीनी बात है महंगाई होगी, आएगा। जैसा कि आपको मालूम है पिछले चंद दिनों के अंदर ही जब ये IMF की बात हो रही थी कि IMF के साथ हम नहीं मजीद कुछ भी करेंगे, हम अपना प्लान भी तैयार करेंगे, तो लोगों को कुछ होप हुई थी कि शायद इनके पास मुतबादल है। फिर चाइना ने हमें $1 अरब भी जो है वो भी दिए, जो कि हमने IMF से लेने थे। इसके बावजूद क्योंकि हमारे यहाँ ये सूरत है कि हमारे जो अल्ले तल्ले हैं, खासतौर पर जो हुकूमती अखराजात है वो नहीं कम हो रहे, सिर्फ नारे। हाँ, यहाँ पर यही बात है कि हुकूमती जो वुज़रा हैं उनके मरात आप कम करें, ये क्या कि एक आम आदमी पर मजीद आप टैक्स लगा दें। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो आपको लगता है कि यानी ये जो 2.5% के करीब आपके ख्याल में ये कितना बनता है टैक्स, और ये 2 लाख से ऊपर तक वालों के लिए नहीं है, यानी कि जिनकी तनख्वाह 1 लाख है इससे ज्यादा है उन पर भी इसका नफाज होगा? जी बिल्कुल, 1 लाख से जायद से 1 लाख से लेके 2 लाख तक जो होगा उसके ऊपर जो टैक्स की शरह वो बढ़ा दी गई है। यानी कि आप ये अंदाजा लगाएं कि 2.5% बढ़ा के पहले 17% उससे दी जा रही थी, यानी टैक्स लिया जा रहा था, 20% होगा। फिर इसके ऊपर जो 22.5% की से लिया जा रहा था 2 से 4 लाख का, उसके ऊपर 5% मजीद इजाफा किया गया है और इस तरह से ये बढ़ता गया है। तो आम आदमी की जो पेंशन थी, तनख्वाह थी पंजाब के अंदर, उस पर भी कट लगाया गया है। पेंशन के ऊपर 12.5% कट लगा दिया गया है। और अगर दूसरा देखा जाए, ये सैलरी जो है 5% इस पर भी कट लगाया गया है। तो ये 17.5% जो है आम आदमी तनख्वाह उसके ऊपर कट लग गया है। जो पेंशन है वैसे ही वो गरीब आदमी जो पहले ही 60-70 साल की उम्र में पहुंचे होते हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, तो उनको पेश तहाशा बीमारियां भी हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके अलावा गुर्दों का मसला है और कई मसाइल से शिकार हो जाते हैं, कुछ जिंदगी के आखिरी जो है मराहल में होते हैं। तो अगर वो देखा जाए तो उनकी पेंशन में इतना कट लगा देना मेरी समझ से बालातर है कि क्यों ऐसा किया गया है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अशरफ साहब, एक और ये चीज़ कि ये ज़्यादा बेहतर तो हुकूमत को इस सूरत हाल में ये नहीं करना चाहिए कि जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में लाया जाए, अपने टैक्स का जो निज़ाम है उसको मज़ीद मौसर किया जाए, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी फाइलर हैं और टैक्स दे रहे हैं अपने सोर्स पर ही टैक्स कटवा देते हैं। स्पेशली जब हम तनख्वाहदार तबके की बात करते हैं
सो आप बजाय इसके कि नॉन फाइलर्स को टैक्स में लाएं, आप जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर ही मजीद बोझ डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे यही रिवाज है कि जो चोरी करता है उसको वो पकड़ा नहीं जाता, जो चोरी नहीं करते वो चोरी करने वाला है उसकी चोरी भी उस पर डाल दी जाती है। तो यहाँ पे बिजली की मिसाल ले लें, गैस की मिसाल ले लें, और इसी तरह से जो टैक्स चोरी करता है उसके लिए भी वही सूरत हाल है कि उसको नहीं पकड़ा जाता, टैक्स नेट में नहीं लाया जाता, बल्कि जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आम आदमी के ऊपर 17% टैक्स था, उसको 18% कर दिया गया, और बाकी जो अशिया है उनके ऊपर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाए तो ये जो है वो लामालाल ये महंगाई लेके आएंगी, और ये जो महंगाई होगी तो फिर क्या होगा, आमदन पहले नहीं है, मजीद आमदन कम होगी। जैसे कि पेंशन की बात की मैंने, जैसे मैंने 1 से 16 स्केल के लोगों की बात की कि उनकी तनख्वाह में 5% कट लगा दिया गया है, और जो ऑफिसरान है उनकी तनख्वाह जो पहले वफाक ने दी थी उसी तरह से है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मुश्किल पैदा करेंगी, और इसके लिए ये है कि फिर लोगों को मसाइल का शिकार हो गए, दरपेश हो गए, महंगाई उनको फिर मारेगी, फिर खुदकशियाँ होगी, चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ेंगी, जो बेरोजगारी है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, पहले ही जो शरह है उसकी ये जराइम की वो बढ़ चुकी है काफ़ी हद तक। और जबकि अच्छा अशरफ साहब, एक और ये चीज कि हमारा जो आईएमएफ के साथ अभी जो प्रोग्राम चल रहा है ये 30 जून तक है। आपको लगता है उससे पहले जो 9th रिव्यू की कोशिशें की जा रही हैं वो कामयाब हो पाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अब 3 दिन बाकी रह गए तो क्या होगा। अभी तो उनकी फिर मीटिंग भी नहीं हुई, उसमें शेड्यूल जो था रखा हुआ था इस वक्त जो 28-29 को होनी थी, उसके अंदर पाकिस्तान का तो जिक्र ही कहीं नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा था ओवर द वीकेंड, ये हम खबरें तो सुनते रहे हैं कि मंडे को जो आईएमएफ का फिस्कल अफेयर डिपार्टमेंट है ये खुलेगा और इसकी तरफ से जब मंजूरी आएगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और 30 जून से पहले जो शहबाज शरीफ साहब ने एक एफर्ट किया और उसके बाद हमने बजट को भी रिवाइज होते हुए देखा, चीज़ों को रिवाइज होते हुए देखा, सो हो जाएगा 9th रिव्यू में ही हम जाएंगे। आपके ख्याल में ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, अगर वो होता नहीं है तो उसके लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए ना। उन्होंने जो इन्होंने इकदाम किए उनका जायजा लेना है, जायजा लेने के लिए एक ही मीटिंग वो कह रहे हैं कि जी तकनीकी फॉल्ट से उनको दूर कर दिया गया है। नहीं, बज़ाहिर वो इसलिए किया गया कि अगले 10वें रिव्यू के अंदर इनको आसानी हो जाए, अदरवाइज 10वां रिव्यू जो था इसी का, ये जो अभी चल रहा है सिलसिला, तो वो भी नहीं हो रहा था। तो ये अब इनकी कोशिश है कि चले जैसे तैसे ये 9वां रिव्यू अगर खत्म हो जाता है तो 10वें रिव्यू के अंदर कोई हम इनको रिलीफ मिल जाए, और जो है ना वहाँ पे भी इनको जो पैसे हैं वो मिल जाए, और एडजस्टमेंट कोई ऐसी हो जाए कि जो नवे रिव्यू के पैसे हैं शायद वो भी ऐड कर दिए जाए। अच्छा, एक और चीज़ के इसहाक डार साहब ने पेंशनर्स के हवाले से भी कुछ जो है वो ऐलानात किए। एक तो उनका ये कहना था कि 17 से 22 तक के जो अफसरान हैं और अगर वो काफ़ी सरकारी ओहदों पर रहे हैं लेकिन वो पेंशन सिर्फ एक ही सोर्स से अपने ले सकते हैं। उन्होंने बगैर नाम लिए हमारे मतलब एक साबिक आप कह लें सदर या आमिर भी, वो जो भी आप उनको नाम देना चाहे, सो शायद उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जिक्र उन्हीं का ही था। वो जो ले रहे हैं पेंशन, 3 पेंशनें ले रहे हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? ये तो कोई बात नहीं है कि उन्होंने नहीं ना लिया, हम तो ले सकते हैं। मोस्ट लाइकली परवेज मुशर्रफ साहब की बात हो रही थी जो मुल्क को बर्बाद करके चले गए हैं और उनका आप नाम ही ना लें, ये तो नहीं हो सकता ना। ये जनरल मुशर्रफ के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल पेंशन ली, चीफ एग्जीक्यूटिव की भी पेंशन ली और अपनी आर्मी की भी पेंशन ले रहे आर्मी की भी पेंशन ले रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, वो क्यों ले रहे थे? ये पाकिस्तान के खजाने पे बोझ नहीं था। आम आदमी को आप कट लगा रहे हैं, छोटे लोगों को इनकी पेंशन पे, और उनकी ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो ऊपर वाले ग्रेड के लोग हैं उनको नौकरियां भी करते हैं, पेंशन भी लेते हैं, और नौकरियां भी वो हैवी किस्म की करते हैं और वहां से भी पैसे ले रहे होते हैं। तो वो जरा अच्छा किया है कि ये कौमी खजाने पे बोझ जो है उसको उतारने की कोशिश की, या तो वो अच्छा, एक आखिरी सवाल अशरफ साहब, इसका क्विकली जवाब दीजिएगा, और वो ये कि मुआशी इस्लाहात का जिक्र किया इसहाक डार साहब ने कि हमें मुआशी इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा। अब मजीद क्या मुआशी इस्लाहात हम एक्सपेक्ट करें? और ये यहाँ सिर्फ कहने की बात थी, प्रैक्टिकली कुछ होने वाला नहीं, और अगर हो सकता है तो आपके नजदीक क्या मुआशी इस्लाहात हो सकती हैं? अब देखिए, बजट आ चुका, बजट पास हो चुका, माशी इस्लाहात कब करेंगे? ये कब होंगी? ये माशी इस्लाहात का नाम लेते हैं, कहते हैं जी हम अपने अखराजात कम करेंगे, कुछ नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था आज से कुछ 3-4 महीने पहले कि हम जो है वो बड़ी गाड़ियां बंद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सरकारी और सियासतदानों की जो कट लगा रहे हैं उनकी जो फैसिलिटीज है, और इससे क्या होगा कि हमारे 200-300 अरब रुपए की बचत होगी। वो उसके बाद
कुछ नहीं हुआ, किसी से कोई गाड़ी वापस नहीं ली गई। अगर है तो दिखा दें, पूल में दिखाएं जी इतनी गाड़ी हमने बड़ी वापस की है, कितने लोगों की ये इमरात हमने खत्म की है। कमेटी बना दी उसके ऊपर, यानी कि जब ना काम करना हो तो कमेटी बना दो, फिर उसके ऊपर सब कमेटी बना दो। पहले काम पे मट्टी डालो, फिर सारे काम पे मट्टी डाल दो, सब कमेटी बना दो। तो छोटों की तो आप मुराद कम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजम में या कोई भी है, गरीब पे आप टैक्स लगा रहे हैं। उधर सिर्फ क्या है जी, हम बना दिए कमेटी, लेकिन कमेटी ने किया क्या है? गरीब आदमी पर टैक्स लगाया जा रहा है, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पर जो है वो मजीद टैक्स की सूरत में मजीद इजाफा किया जा रहा है टैक्स में। और ये हुकूमत की जानिब से एक मतलब इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं, बजाय इसके कि आप उनको टैक्स नेट में लाएं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, आप उन्हीं पर ही मजीद बोझ डाल रहे हैं। बट यही पाकिस्तान का डायलेमा है और इसी शायद यही हमारी किस्मत ये है कि हमें इन्हीं हालात में सर्वाइव करना है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि बहुत से लोग जो हैं वो बाहर मूव करना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ पर टैक्स देते हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी भी तो आसान रहती है। और अनफॉर्चुनेटली जो यूनान कश्ती हादसा हुआ है, सो बहुत से लोग इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए या एक सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर फिर इस तरह से जो है वो इलीगल काम भी करते हैं। बट थैंक यू सो मच अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।